हेलो, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इजी नेट कॉमर्स से प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग क्लास देख रहे हैं। एक दिन बीच में गैप हो जा रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि काम तो कुछ होता ही रहता है। वैसे भी हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा और काम बढ़ जाता है, नंबर चढ़ाना है, इंटरनल नंबर देना है, सब चीज़ें। तो ये इसकी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी रखनी चाहिए, पढ़ाई में भी पढ़ने में भी। ओके, तो जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सब लोग का हो चुका है। आई थिंक सब लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। नहीं होगा तो डेमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, फिर 6 महीने बाद देना है। बस तैयारी करते रहिए कंटिन्यूसली। और बस मैं इसको कई बार कह चुका हूँ, फिर भी हो सकता है ना जान सुने हो तो जानते रहिए। 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 10 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। बस उसको नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, बस उसको तुक्का लगाना है। बस इतना ध्यान रखे रहिए, तो आपके पास पर्याप्त टाइम बच जाएगा और उस टाइम को आप अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दीजिए। थोड़ा कॉन्शियस होकर थोड़ी सी चीज़ों को समझ करके सॉल्व करिए। 80 क्वेश्चन को ओनली, ये 80 क्वेश्चन हमको सेल्फ सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन को हम लोग तुक्का लगाना है। जो हार्ड दिखेगा छोड़ देंगे तुरंत, जो लंबा चौड़ा आंसर दिखेगा छोड़िए उसको। ओके, 80 क्वेश्चन पर कंसंट्रेट रखिए, ताकि उसमें से आराम से 55-60 क्वेश्चन निकल जाए बढ़िया से। उसका 20 तुक्का लगाएंगे, बढ़िया आ जाएगा। तुक्का लगाना बता दूंगा, लगभग वो सही लगेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि कोई अब कहे बिना तुक्का कोई चीज़ होता नहीं है किसी का। लक बहुत साथ जरूरी है, और जो लोग 2 4 5 6 क्वेश्चन से बच रहे हैं उनके लिए तो तुक्का बहुत जरूरी है। राइट, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, जैसे एक्सप्लेनेशन रीजन का है हमेशा, या तो व्याख्या करता है या तो नहीं करता है। दो ही लीजिए ऑप्शन, अगर नहीं आ रहा है तो। अगर उसमें भी आपको पता चल जाए कि एक ही चैप्टर का है, तो कोशिश करिए कि व्याख्या करता है। दोनों लोग अलग अलग है, कोई पूर्व की बात कर रहा है, कोई पश्चिम की बात कर रहा है, तो उसको आप व्याख्या नहीं करता है लगा दीजिए। आपका बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। राइट, तो चलते हैं विदाउट कोई और फर्दर डिस्कशन। धीरे धीरे बात होती रहेगी। पहले प्रीवियस पढ़ते हैं, उसके बाद चीज़ों को और देखेंगे डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज। तो पेपर को देखिए, फर्स्ट पार्ट में जैसे आप देखे होंगे थंबनेल से ही कि हम लोग, ये सेकेंड पार्ट है जो 2019 के दिसंबर के पेपर देख रहे हैं, और हम लोग 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। देखिए, और 50 क्यों नहीं देखे उसमें, क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है जानते हैं अनसीन पैसेज टाइप का, तो उसको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोबारा तो आता नहीं है और उसमें कुछ बताने वाली चीज़ है भी नहीं। इसलिए उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आप देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ चीज़ें बताने वाली है उसको देखा जाएगा। तो चलते हैं विदाउट कोई यानी फर्दर डिस्कशन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट, पहले तो ऐसे समझिए, कंपनी एक्ट 135 में दिया गया है। राइट, दूसरी बात यह है कि ये जो लागू होता है, कब लागू होता है, 5 करोड़ की प्रॉफिट हो जाए, या 500 करोड़ की नेटवर्थ हो जाए, या 1000 करोड़ की टर्नओवर हो जाए। ओके, इस तरह से ये प्रॉफिट वाला है, ये 3 साल में लगातार होना चाहिए। ओके, तो आपको 2% खर्च करना पड़ता है। राइट, ये चीज़ें थी फैक्चुअल, जो कि आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कंपनी नहीं सोचना है, एज ए कस्टमर, एज ए स्टेक होल्डर सोचना है। राइट, तो अब आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रमोशन, यह पूछा जा रहा है कि सिस्टम होना चाहिए प्रमोशन करने के लिए। ये कौन कह रहा है? कंपनी के बारे में। ओके, प्रॉपर प्रमोशन सिस्टम होना चाहिए, तो ये कंपनी के बारे में नहीं होगा। टू सप्लाई गुड्स रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज सेलर मार्केट, देखिए ये कस्टमर के हिसाब से बात की जा रही है कि भले ही उसके पास सेलर मार्केट है, मीन्स विक्रेता बाजार है, विक्रेता चाहे तो जितना चाहे प्राइस ले सकता है, लेकिन रीजनेबल प्राइस पर सेल करना चाहिए। ये क्या है? कस्टमर की बात की जा रही है, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। राइट, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। अब इफिशियंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस में इंक्रीज करिए,
इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये कंपनी के बारे में कहा जा रहा है, हर कंपनी को अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहिए, तो ये भी नहीं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड रेडियल जेन्युइन ग्रीवांसेज। यहाँ कस्टमर के बारे में कोई यदि ग्रीवांसेज है, कोई रेडियल सिस्टम व्यवस्थित करिए, कोई शिकायत है तो ये तो सही है। इसका मतलब क्या है? ये और ये सही है, राइट। बी और डी, तो बी और डी जो भी होगा सही कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो आर द इवेंट्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? प्रोसेस ऑफ इशू शेयर, ओके। जब शेयर इशू करते हैं कौन सा प्रोसेस रखते हैं? देखिए कोई भी प्रोसेस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क, ओके, पेपर वर्क। जब आप पेपर वर्क करेंगे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, तो इसलिए फर्स्ट पर हो जाएगा, राइट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज करने के बाद क्या करेंगे? अब लेके जाएंगे इसको कंपनी को सरकार के पास रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो इनकॉर्पोरेशन कंपनी का होगा, इनकॉर्पोरेशन, ओके, निगमीकरण। इसीलिए पूछा जाता है कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉर्पोरेट में क्या पढ़ा जाता है? व्हाट इज कॉर्पोरेट? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है कंपनी एक्ट के अनुसार तो उसको कॉर्पोरेट कंपनी कहा जाता है, राइट। तो इस सेकेंड पर हो जाएगा, सेकेंड। थर्ड पर क्या करेंगे? जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रमोटर्स, अब क्या होगा? शेयर इशू होगा। शेयर इशू दो तरीके से होगा, एक जो कंपनी के मालिक हैं प्रमोटर्स वो लेंगे, ओके, प्रमोटर्स, और एक आईपीओ के थ्रू पब्लिक लेगी, राइट। तो पहले कौन लेगा? पहले ये लोग लेंगे अपने, राइट, उसके बाद ये। तो आप देखिए ये हो जाएगा तीसरे पर, ये हो जाएगा चौथे पर। तो इस टाइप से इसको समझते रहिए, राइट। अब कोई भी कंपनी इसी तरह से स्टेब्लिश होती भी है तो आप ऑलवेज यू रिमेंबर इट। नेक्स्ट है द आइडेंटिटी होल्डर नॉट इंटाइटल्ड टू, इंडेमिनिटी होल्डर जो है होल्डर है उसको क्या इंटाइटल्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए all damage which he may be compelled to pay in suit of respect of any matters to which the promise applies। यहाँ पे जरा कि कोई भी डैमेज को कंपेल करने के लिए, पे करने के लिए है, चाहे जो भी आप प्रॉमिस किए हों। all cost that may be compelled to bear डिफेंडिंग एंड सच सूट, सूट के समय कोई भी आप कॉस्ट आ रहा है उसको कंप्लेन करने के लिए है। all sums that may have been under the terms for any compromise such suit, ओके। तो क्या सभी कॉम्प्रोमाइज जो भी सूट मीन्स जिससे दावा करना है, दावा करने के टर्म्स है नहीं। डैमेज फॉर लाइबिलिटी इनकर्ड व्हिच इज नॉट एब्सोल्यूट, तो क्या जो डैमेज है उसकी लाइबिलिटी है इनकर्ड किया सकता है एब्सोल्यूट निरपेक्ष रूप से, तो ये नहीं है, राइट। निरपेक्ष वाला नहीं, निरपेक्ष रूप से नहीं है, सापेक्ष, जो भी कुछ होगा सापेक्ष करना है कि कितना लॉस हो रहा है उसके अनुसार, राइट। और सब सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेंट्स सम कर्व्स कट्स आउट एंड कन्वर्जेंस विद IFRS विद सम चेंज ऑफ अप्लाइड इंडिया। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आई इंडिया पढ़े होंगे, इंडस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पूछा जा रहा है कि जो भी IFRS है उसमें से कुछ कट करके चेंज करके इंडिया में लागू होता है, तो ये सही है, ओके। ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है IFRS, तो ये पूरे इंटरनेशनल के लिए है, लेकिन हो सकता है किस क्षेत्र में कुछ लागू हो रहा हो कुछ ना लागू हो रहा हो, तो इसीलिए इतना स्वतंत्रता होता है कि अपने इंडिया के अनुसार जो आप चाहते हैं वो चेंज करके आप लागू कर सकते हैं, राइट। इसी की बात की जा रही है और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी FIRS कम्प्लीमेंट। तो क्या इंडियन अकाउंटिंग, तो सही बात है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार प्रिपेयर होता है, तो ये दोनों सही है, राइट। और इसका एक्सप्रेशन भी सही कर रहा है। ये सर रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर मार्जिनल कॉस्ट कर्व AC कर्व एट एज ए मिनिमम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये है, ये हो गया मान लीजिए कि AC और ये हो गया MC, ओके।
ये इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, तो यही पूछ रहा है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कास्ट बिहेवियर एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व टू मिनिमम। तो एसी यहाँ पर जहाँ देखिए ये तब तक गिरता रहता है ये वाला जब तक ये इसको टच ना कर जाए एमसी। जो ही एमसी इसको टच करेगी तुरंत ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा, राइट। उसी की वजह से मिनिमम पकड़ता है। इसका बढ़ना जरूरी नहीं, देखिए ये यहाँ से बढ़ रहा है, यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अब बढ़ेगा। अब जो ही ये जाके यहाँ टच करेगा तुरंत एसी बढ़ना स्टार्ट कर देगा, राइट। और जो लोग चीज़ों को अच्छा से बेहतर समझ जा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ओके, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट से ही एवरेज कॉस्ट पर प्रभाव पड़ता है। और जब मार्जिनल कॉस्ट से एसी ज़्यादा हो गई तो उसको बढ़ा नहीं देगी। अब जैसे मान लीजिए कि एमसी है, ये एमसी का ही प्रभाव एसी पर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है ये, इस पर ज़्यादा पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, ओके। अब जब इससे ये ज़्यादा हो गई, इससे एसी से ज़्यादा हो गई, तो अब तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना। जब तक ये कम चल रहा था तो घट रहा था, कम था तो घट रहा था एसी, लेकिन जो ही बढ़ा तो बढ़ गया। तो इसलिए थोड़ा लॉजिक आप जानते हैं, पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है व्हाइल एसी कंटेंट्स टू डिक्रीज। अच्छा, एसी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। अब हम पूछ रहे हैं एसी कॉस्ट डिक्रीज, एमसी बिगेन राइज, एमसी बढ़ रही है। आल्सो व्हेन एसी इज एट मिनिमम, एसी मिनिमम पर है। इट इज नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना डिक्रीज करती है ना इंक्रीज करते। इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू एमसी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिर उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो मैं बोला हूँ ना, इसी लाइन को, इस लाइन को, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब ये भी नहीं बढ़ता है तो ये भी नहीं बढ़ता है, दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो दोनों मिनिमम पे हो जाते हैं, इसी को बताया जा रहा है। इसीलिए दोनों ये सही है। मतलब ऐसे समझिए कि इसको जो समझ नहीं पा रहा है इसको समझेगा तो समझ जाएगा क्यों हो रहा है, राइट। इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि इसका एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है the sum total of value of the two variables x and y equal to all observation, the value of the coefficient of correlation between x and y क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऐसे समझिए। इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन है x एंड y, मान लीजिए ये 10 हो गया एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा कि मान लीजिए x बोला जा रहा है कि 10 सम आप एड मान लीजिए है, सम x एंड y 10 है। अब ये तो निश्चित है ना कि 10 है तो 10 है, मान लीजिए कि इसको बढ़ा दीजिए, इसको मान लीजिए कि पहले 7 था और ये 3 था, 10 हो रहा था फॉर एग्जांपल के लिए। अब यदि मान लीजिए कि इसको 8 किए तो इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। जब इसको बढ़ाए, इसको घट गया तो निगेटिव रिलेशन नहीं हुआ कि नहीं, उसी को है पूछा जा रहा है सिंपल भाषा में, राइट। आई थिंक आर यू क्लियर किस प्रकार से समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है, 8 किए, मान लीजिए इसको 7 से 6 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, तो 7 से 5 किए, कम किए, इंक्रीज करके डिक्रीज कर दिए। अब क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से 5 करना पड़ेगा, तो बराबर होगा ये। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसको इंक्रीज किए तो डिक्रीज हो गया, तो माइनस रिलेशन हुआ कि नहीं, इसीलिए नेगेटिव रिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, ओके। देखिए ये प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्रेस प्रोडक्शन फंक्शन है, आप जानते होंगे। ये यहाँ पर भारी भरकम बस लिखा गया है, इसका कोई महत्व नहीं है, केवल यहाँ पूछा जा रहा है जो इसको समझ गया। वेयर ए लेबर के कैपिटल ए अल्फा बीटा आर 3 पैरामीटर्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहा था, इसको हमेशा क्या रखिए, कांस्टेंट इलास्टिक सब्स्टिट्यूट फंक्शन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है हमेशा, ये और सब ये कोई मतलब नहीं है इसके जानने का, केवल ये हमेशा यही होगा ही, राइट। तो इसलिए उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है Which two following correct answer terms rate of tax deduction at source, TDS का पूछा जा रहा है। TDS जानते हैं क्या आता है, TDS tax deduction at source मीन्स कि जब कब कोई भी अर्निंग होगी तो जो अर्निंग देने वाला होगा, जो पे करने वाला होगा, वो पैसा काट लेगा टैक्स के रूप में, उसी TDS कहा जाता है। जैसे इनकम वे फिनिंग हार्स रस मीन्स घोड़दौड़ हो रहा है 30%, तो जानते हैं कैजुअल इनकम है तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस कमीशन 10%, तो ये 10% इंश्योरेंस कमीशन नहीं है तो गलत हो जाएगा, राइट। ये कितना है 5%, और यदि कंपनी कोई है तो वो 10% है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पूछा रहा है इंश्योरेंस कमीशन नॉर्मल, तो इसलिए 5% है, पब्लिक के लिए पूछा जा रहा है। रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी 5% नहीं है, 2% है, राइट। नेक्स्ट है रेंट ऑफ फर्नीचर
ये 5% सही है। तो ये फर्स्ट और डी सही है, ए और डी। ए डी जो भी ऑप्शन होगा आप इसको सही कर सकते हैं, जैसे सी वाला, राइट। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू एमबीए प्रोग्राम फेल्योर। एमबीए प्रोग्राम फेल्योर में कौन सा फैक्टर नहीं कंट्रीब्यूट करता है? अल्टरेशन गोल आप मीट चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, मीन्स सर्कमस्टांसेस ऐसा आ जाए कि हमको गोल में चेंज करना पड़े, तो क्या प्रभावित करता है? इजी गोल है, इजी है तो और अच्छी बात है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर मैनेजमेंट सपोर्ट कम है तो प्रभाव पड़ेगा। सेटिंग या अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट गोल्स, और अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट करते रहे तो ये क्या है, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट फेलोर में नहीं करता है। अल्टरनेटिव गोल्स मीट चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ये सब कर सकता है। आप इजी गोल रख दिए हैं, आपके पास मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सेटिंग अनरियलिस्टिक ऐसा है कर दिए हैं कि वो रियलिस्टिक है ही नहीं, उसका प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें फेलोर कर सकता है एमबीए को, राइट। लेकिन ये नहीं कर सकता है, ओके। क्योंकि जब आपको सर्कमस्टांसेस जाएगा, मान लो उद्देश्य निर्धारित किया था कि 100 यूनिट आज बनेगा, और चांस ऐसा आ गया कि मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गई, लाइट में प्रॉब्लम आ गई, एवरीथिंग इज, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, आपको चेंज करना पड़े, तो ये एक जेन्युइन कारण है, इसलिए ये नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947, सही है। 1947 तक भारत का रिजर्व बैंक बर्मा के लिए काम किया था, जो इसमें म्यांमार है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जून 1948, भी सही है। पाकिस्तान 1948 जब तक बना वहाँ गया बैंक, तब तक काम किया यहाँ का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 दिसंबर 9, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही पार्ट है ना बांग्लादेश, तो वो तो 1948 में ट्रांसफर हो गया होगा वहाँ पर भी, तो इसलिए ये गलत है, ओके। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंट ऑपरेशन 1935, ये सही है, ओके। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस असेंडिंग ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये तो आप लोग को याद होगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड 1982 है, ओके। ये 1 जनवरी 1982 है, ध्यान रख रहिएगा, ओके। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 है, और ये हाउस में आई थिंक 1987 के आसपास 88 के आसपास, ओके। आप ऐसे मैच करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब चीज़ें याद कर लीजिए, सबसे ईजी तरीका ही है, ताकि जैसे मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ वैसे भी आप लोग जब ये सब क्वेश्चन देखिए आ जाए तो इसकी गारंटी है सही होने की, ये गलत नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें, राइट। नेक्स्ट, कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है? अंडरस्टैंड द परस्यूट परफॉर्मेंस एंड बायर्स एक्सपेक्टेशन, तो ये किस पर? परस्यूट परफॉर्मेंस पर, बायर्स एक्सपेक्टेशन पर करता है। गिविंग बेनिफिट ऑफ द कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, तो ये बेनिफिट कस्टमर रिड्यूसिंग पे करता है, कॉस्ट पे। डेवलपिंग प्रोग्राम अट्रैक्ट एंड रिटेन राइट कस्टमर एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स वैल्यू कस्टमर, क्या करता है? ये डेवलप करता है प्रोग्राम ताकि कस्टमर बने रहें, सही कस्टमर बने रहें, और उनकी इंडिविजुअल जो नीड है वो पूरा होता रहे। नेक्स्ट क्या है? गिव द क्वालिटी ऑफ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट सर्विस दैट बियर इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाइड एट एंड एप्लाइड नीड, जो भी उनकी नीड है उनके अनुसार सेटिस्फाइड, ये क्या है? सी है। ये जो शब्द है ना रिटेन, यही मेन है कि CRM क्यों बनाते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप, ताकि जो कस्टमर बना रहे हमेशा। सेटिस्फाइड करना केवल कारण नहीं है, सेटिस्फाई होकर के जब उसको गुड्स की आवश्यकता पड़े तो हमारा ही ले, रिटेन रहे, वो प्रतिधारित करे, जब वस्तु जरूरत पड़े हमारा ही ले, ये ज़्यादा CRM का मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके, कोई भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है द थ्योरीज द एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स आर टू इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोप्राइटरी थ्योरी, सिमिलरिटी बैलेंस थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, नीड ऑफ, ये क्या है? प्रोप्राइटरी थ्योरी और सिमिलरिटी थ्योरी को कहा जाता है इनफॉर्मल ग्रुप्स के लिए है, ओके। तो ये ए और बी सही हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन के चक्कर मत रहिए, बस इसको याद रख रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर में इसलिए मत रहिए क्योंकि ये कब कैसे आए हैं कोई नहीं जानता है, राइट, और दोबारा आना भी नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि ये सब प्योर कॉमर्स टाइप का नहीं है ना, इस बात को ध्यान रख रही है। बच्चे क्यों परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि सर हमारा नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं ज़्यादा, वो लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं? कोई भी आप लोग देख लीजिएगा, वो लोग, मैं पहली शुरुआत में भी कहा था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो 20 क्वेश्चन आ रहा है इसको एकदम ध्यान ही मत रखिए, इसको पढ़ना है,
इसे छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है, केवल 80 क्वेश्चन पढ़ना है, 80 क्वेश्चन सही करना है, 80 क्वेश्चन रखना है। ये 20 क्वेश्चन तुक्का लगाना है, कोई एक लगाएंगे, 4 6 वो सही हो ही जाएगा, किसी साथ कितना भी लगाएंगे तो सी लगा के चले जाएंगे तो 6 7 सही हो जाएगा। ओके, 6 7 सही हो जाए बस। 80 क्वेश्चन का ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन का ध्यान मत रखिए, क्योंकि हो क्या रहा है, जिस मान लीजिए वो क्वेश्चन है, अब जबरदस्ती के लोग पढ़ रहे हैं, अब सिलेबस पता नहीं है कहाँ का है, कैसे है, दोबारा आना है नहीं आना है। पढ़ना कौन है, जो सिलेबस से डायरेक्ट रिलेट हो जाए। ये तो सिलेबस से ही आया है और ये दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि आएगा सिलेबस वाला ही। और ये से तो कभी कभार है, कोई मूड आ गया, हमारे ही मूड आ गया, अच्छा चलो ये क्वेश्चन दे देते हैं, दे दिए, बस हो गया, अगला बार कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन कॉमर्स का कहीं नहीं हटेगा, राइट। जैसे हुई चीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, अब ये सब चीज़ जानने की जरूरत है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब जानते हैं ये क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ओके, माइक्रो, ये भी माइक्रो, ओके, माइक्रो, ये भी, ये नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अलग हो जाएगा, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, कंपटीशन लॉज। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस लॉ कौन प्रभावित करता है, इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ, राइट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन चैलेंजेबल था, क्योंकि कौन बता सकता है क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ नहीं प्रभावित करता है, भी करता होगा, कंपटीशन लॉ नहीं करेगा, सब करेगा, ओके। तो ये एक आंसर है, लेकिन वो परफेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर्स ऑफ ए कंपनी। कौन ऑडिटर्स होने के लिए, देखिए ऑडिटर होने के लिए सिंपल से एक समझ लीजिए, सभी संबंधों में ऑडिटर वही हो सकता है जो कंपनी से इंटरेस्ट न रखता हो, बाहर का हो, सीए किया हो, उसका सीए का प्रैक्टिस हो, बस उसी को यहाँ पर सर्च करना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, एन इंडिविजुअल हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड्स ए सर्टिफिकेट प्रैक्टिस एज पर सी एक्ट 1949 के अनुसार करता है, तो ये तो सही एकदम करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है, ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स फर्म विच हैज ऑल एज ए चार्टर्ड अकाउंट। तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है और सभी लोग पार्टनर्स हैं चार्टर्ड अकाउंट, क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टनर है उसके। ऑफिसर आर एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी हु इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट डिग्री होल्डर टू। अगर ऑफिसर कोई है कंपनी का, वही एम्प्लॉय है, सीए कर सकता है, नहीं कर सकता है। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुज अपॉइंटमेंट टू आर रिजल्ट द पर्सन बीइंग द ऑडिटर्स आर मोर देन 10 कंपनीज। 10 कंपनी से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये तीनों BCD गलत हो जाएगा, ओके। तो BCD क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है, राइट, तो इसलिए नॉट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिजम्पशन अबाउट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कौन सा प्रिजम्पशन नहीं है, डेट, कंसिडरेशन, स्टाम्प, ये सब जरूरी है, ये नहीं है, ओके। एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल इज ट्रांसफर। आपके पास जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफर का टाइटल हो आपके पास हो, लेकिन उस पर डेट, प्रतिफल, ओके, और स्टाम्प पूरा परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, ये जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है, नेशनल हाउसिंग बैंक एस्टेब्लिश 1986। देखिए यही पूछा गया था, देखिए आप गया 1987। होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका है, RBI का है, ओके। RBI ने हाउसिंग को, तो घर बनाने वाले सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए RBI ने 1987 में ओपन किया था, ओके। नेक्स्ट है, व्हिच फॉलोइंग अदर अथॉरिटी ऑफ द फाउंड इज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर डिवीजन अथॉरिटी नहीं होती है, लाइन, स्टाफ, फंक्शन, ये सब होती है, सॉरी हाँ, ये स्टाफ अथॉरिटी ये सब होती हैं, लेकिन ये डिवीजन अथॉरिटी नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BCD, राइट, BCD, डिवीजन अथॉरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ WTO। WTO का क्या फंक्शन है, देखिए WTO का काम क्या है, फैसिलिटेट करना बिजनेस को। तो टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, भी सही है। टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यूज द ट्रेड पॉलिसी एट मेंबर कंट्रीज, तो मेंबर कंटिन्यूसली जो ट्रेड पॉलिसीज है उनको रिव्यू करना। टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, नहीं, ये नहीं है। फिर टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ये भी नहीं है।
तो बस ऐसे समझिए, ये दोनों WTO के हैं, राइट, और ये किसका है, IMF का फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए फंक्शन आप IMF पूछता है, IMF, तो ये दोनों हो जाते, WTO पूछा है तो ये हो जा रहा है, ओके, क्योंकि ये दोनों पेमेंट के लिए ना IMF होता है, ये ध्यान रखिए। जहाँ शॉर्ट टर्म पेमेंट की बात करें, इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म पेमेंट, तुरंत IMF आना चाहिए। आज तुरंत बिजनेस का जो ही बात हो, बिजनेस, ओके, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो, तुरंत WTO पर आइए, ओके। ये सेंट्रल आइडिया याद रखिए, थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ महसूस होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या करेक्ट है? डिविडेंड पेआउट रेशियो रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग व्हिच डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्वली शेयर ऑफ कंपनी। यह पूछा जा रहा है कि डिविडेंड पेआउट रेशियो होता है, जितना अर्निंग करते हैं कितना पेमेंट करें, सही बात है। डिविडेंड पेआउट रेशियो क्या है, जो 10 रुपये कमाए 40% देना है तो 4 रुपये देना है, तो वह डिविडेंड पेआउट रेशियो है 40%, ओके, तो ये सही है। बर्ड इन हैंड एग्रीमेंट जीवन गॉर्डन मॉडल में बताया था, नो नकद न तेरह उधार। बर्ड इन हैंड मीन्स क्या है कि जो पक्षी हाथ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उड़ गई तो कौन जाने, इसलिए जो पैसा हाथ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पैसा चला गया उसका कोई महत्व नहीं है, ओके। तो ये गॉर्डन मॉडल है, ये भी जानते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस का मॉडल है। MM मॉडल सजेस्ट द डिविडेंड पे आउट इज वेरी रिलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या MM मॉडल जो बताता है कि जो डिविडेंड डिसीजंस मेथड ऑफ पेमेंट है वो रिलेवेंट है वैल्यू के लिए, फर्म के लिए। वाल्टर मॉडल सजेस्ट द डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। क्या वाल्टर मॉडल बताता है कि जो डिविडेंड पेमेंट है वो वैल्यू ऑफ द शेयर मार्केट का प्रभावित नहीं करता है? सिंपल से इसका समझिए, यहाँ पर ये होना चाहिए था MM और यहाँ पर होना चाहिए था वाल्टर, तो ये सही हो जाता है। अब समझिए ऐसे, वाल्टर मॉडल सजेस्ट दैट द डिविडेंड पे इज वेरी रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म, ये सही हो गया, ओके। और MM मॉडल सजेस्ट दैट द डिविडेंड पे डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये सही हो गया, ओके। इसका मतलब दोनों गलत था, दोनों ऊपर वाला सही है, दोनों नीचे वाला गलत है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इसके जगह आप ये भी लिख दिया जाता है गॉर्डन, वाल्टर का जगह है गॉर्डन, तो भी सही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से भाई भाई हैं, दोनों कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म रिलेवेंट है और ये कहते हैं इरिलेवेंट है, राइट। इसको अगर मान लीजिए नो की जगह पर लिख दिया था इरिलेवेंट, इरिलेवेंट, तो भी सही हो जाता है, राइट, कि ये अप्रासंगिक मानते हैं। नेक्स्ट है, हु आर द पार्टीज टू चेक, चेक की कौन पार्टी, ड्रावी होता है और पेई होगा, होल्डर होगा, एक्सेप्टर नहीं होगा। एक्सेप्टर कहाँ होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ओके, या प्रोमोजरी नोट में, ये एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्ट कौन कर रहा है बिल, यहाँ पर नहीं होता है, तो ABD। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, देखिए किराया पर किसका है, रेंट, वाकर का। अब ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, डायनेमिक थ्योरी, क्लार्क, रिस्क, हाउले, इनोवेशन, सुबिटर, कितना ईजी से हो गया, इसको याद कर लीजिए, लिख के लीजिए पेज पे कहीं नोट करके, उसको एक दो बार सुबह उठ के याद कर लेंगे, सब याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और जैसे मैं इजली किया हूँ वैसे आप इजली भी कर सकते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको समझिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा बिल्ड करेगा, नहीं अब सही हो गया है सब, ओके। और जब इसमें भी लगेंगे फंसने ना, तब तो बहुत दिक्कत होती है, समझ लीजिए कि जो सबसे फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें भी दिक्कत होने लगी तो प्रॉब्लम तो है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, तो कौन प्रोसेस नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन्वेस्टिगेट द डिप्रिसिएशन मेथड एंड एप्लीकेबल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ कंपनी, ये नहीं है कि डिप्रिसिएशन की मेथड क्या लगा है और उसको कैसे फिक्स्ड एसेट्स पर अप्लाइड किया गया, ये सब उनका काम नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन है, कौन रिव्यू परफॉर्मेंस करना, ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं है, राइट। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि हम कौन से यूज करेंगे। नेक्स्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज, NBFC पढ़े होंगे, NBFC तो एसेट्स फाइनेंस, इन्वेस्ट कंपनी, लोन कंपनी, ये फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, राइट, NBFC नहीं करती है। ये क्या होगा, ABC है ये वाला, बस। लेकिन ये भी ध्यान रख रही है, अगर आपसे पूछा जाए
कि बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग NBFC में क्या डिफरेंस है। दो डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिए बस, ये तो सब काम करेंगे, कुछ काम ये नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा ये, नॉट इशू चेक, ओके। दूसरा पे नॉट इशू डिमांड ड्राफ्ट, इसको ध्यान रखना है, डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं होगा, चेक इशू नहीं होगा बस। और जो ये बैंक करता है वो सब ये करते हैं, ओके। बैंक वाले सब काम करेंगे NBFC, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दोनों ही काम करेगा, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर एग्जाम टैक्स लायबिलिटी का 100%। डिजास्टर में जैसे मान लीजिए कभी कोई कोरोना डिजास्टर आया था, उसमें जो लोग डोनेशन दिए होंगे उसको 100% रिलीफ मिला होगा, जितना दिया होंगे टैक्स नहीं लगा होगा उस पर। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये दे दिए तो 1 लाख टैक्स नहीं लगेगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन। ये क्या है, इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है, बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल ग्रुप्स डिजाइन, फैक्टरल डिजाइन, वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन। तो ये क्या है, वन ग्रुप्स बिफोर आफ्टर डिजाइन, ये नहीं है, वन ग्रुप नहीं। बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन ठीक है, फैक्टरल डिजाइन ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन ठीक है, लेकिन वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन कोई डिजाइन नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल टाइप ऑफ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रॉस फंक्शनल, सेल्फ डायरेक्टेड प्रोजेक्ट, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम से है। ये जो क्वालिटी सर्कल है ये स्ट्रेटजी टूल है, राइट। तो ओके किसी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है कि आप बताइए उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, बहामास, लेबनान, श्रीलंका। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑस्ट्रिया का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ओके। बी का 4 टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, राइट। फिर सी का 1st और डी का 3rd, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, लिमिटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, तो ये सब चीज़ें उसमें करंट होंगी, ओके। ये करंट होगा उसी समय, इसलिए पूछा गया होगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। एक बार ज़्यादा होगा तो याद कर लीजिएगा कि एक्सचेंज एग्रीमेंट किसके साथ है, ओके। इस तरह से आप कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू वेब मार्केट्स। वेब मार्केट्स यूजुअली टू बी अट्रैक्ट प्रॉस्पर टू देयर साइट इनफ ईमेल एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज़पेपर। सही बात है, जो वेब मार्केटिंग है, वेब मीन्स चैनल के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा पूछा जा रहा है, तो क्या होगा। तो आप वेब मार्केट में क्या करते हैं, ईमेल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, सही है। यूज अट्रैक्शन लाइक डिस्काउंट गिफ्ट कंटेंट्स, तो डिस्काउंट गिफ्ट भी देते हैं ऑनलाइन, आज डिस्काउंट है, कल डिस्काउंट, प्रचार देखने आता है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, उसी बात की जाएगी। आस्क कस्टमर टू गिव देयर पर्सनल डाटा मैंडेटरी। अब यहाँ पर क्या है, कस्टमर डाटा गिव देने के लिए मैंडेटरी ही नहीं है, आप डाटा मन कर दीजिए, मन कर मत दीजिए, एज योर विश, नॉट फोर्स बाई एडवर्टीजमेंट कंपनी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, गिव ए लॉट पब्लिसिटी टू द डिस्काउंट स्कीम, तो दैट इज आल्सो क्लियर बिकॉज पब्लिसिटी ऑफ डिस्काउंट स्कीम आल्सो इम्प्लीमेंटेड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू वारंटी। वारंटी में क्या होता है, तो जानते हैं वारंटी में क्या, डैमेज जो होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा, सीधी सी बात है, उसको सर्च करना है। जैसे गारंटी में क्या होता है, माल वापस होगा, वारंटी में डैमेज मिलेगा केवल। इट इज़ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वाइटल इंपॉर्टेंस है इसका कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इफ़ देयर इज अ ब्रीच द एग्रेसिव पार्टी कैन रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट, यदि मान लीजिए कि कोई खराब हो गया तो आप ब्रीच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बंधन को, नहीं। इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या मेन पर्पज इसेंशियल है, जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, नहीं। इन केस ब्रीच, मतलब जो एग्रीमेंट टूटता है तो टू एग्रीव्ड पार्टी एंड क्लेम ओनली डैमेज, तो डैमेज पर करती है, और तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, ओके। तो केवल डैमेज जो होगा उसी को दिया जाएगा वारंटी में। नेक्स्ट है
मैच द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग विच आर रिस्पेक्टिव फार्मूला। देखिए फार्मूला ARR पे बैक पीरियड, ARR मीन्स एवरेज रेट ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ओके। और पे बैक पीरियड ठीक है, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। अब ये सब देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ से पढ़ा ले दीजिए, तो अब इसको मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग कभी भी भूलेगा नहीं। और ये आप लोग को इतना ईजी लगेगा, ये कहेंगे कि बताइए पहले से पढ़ लिया तो कितना ईजी हो जाता है, समझ रहे हैं। और पढ़े होंगे तो टू गुड, राइट। लेकिन इसको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा से मैं पढ़ाता हूँ। 2-3 सूत्र देखिए, जैसे इनकम टैक्स है, आप पढ़ेंगे देखेंगे, पढ़ाए होंगे, जो क्लास पढ़ी हुई है जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ ना। GST हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें मेरे इस समझिए इस जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा बताएंगे, क्योंकि उसको मैं कई बार पढ़ा भी हूँ, और उसको 7-8 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इनकम टैक्स मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इस पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए AR मेथड है, देखिए यहाँ से देखिए तो समझ में आ जाएगा, बता दूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये क्या है, NPV है, राइट, जब माइनस की बात की जाएगी तो। और जो डिवाइड की बात किया जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो, ये डिवाइड किया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है, राइट। एवरेज इनकम, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज की बात होगी तो अकाउंटिंग में होगी, ओके। इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश इनफ्लो, ये होगा पे बैक पीरियड मेथड में। तो कितना ईजी से हो गया, ओके। इसका मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है, ये पे बैक पीरियड देखता है। एवरेज इनकम डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। इसको अगर मान लीजिए किसी जगह पूछा जाता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, तो भी यही सही होता है। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का नाम दूसरा भी है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ओके। क्योंकि ये देखिए कॉस्ट है, अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो कितना हो रहा है, मतलब कि ये बेनिफिट है, और आउटफ्लो आपका क्या है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है ये, सिंपल सी बात है, ओके। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑड आउट। तो ये स्पेसिफिक गुड भी हो सकती है, अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन, ये फ्यूचर गुड्स नहीं होती है। कोई भावी वस्तु कौन सी होती है, ये नहीं होती है, राइट। एक नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड नहीं होता है, डिपॉजिट पेबल इन फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट हो रहा है फॉरेन करेंसी में तो फेमा के अंतर्गत आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रा इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो कोई भी इंडियन करेंसी में ड्रा हो रही है और फॉरेन करेंसी पेमेंट करना, वो भी फेमा के अंतर्गत आएगा। ट्रेवलर्स चेक ड्रॉन इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की जगह तो भी आ जाएगा। लेकिन ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया, यदि आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है ड्रॉ भी, और पेबल इन फॉरेन करेंसी, वो भी फॉरेन में किया जा रहा है, तो ये फेमा के अंतर्गत नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिलेटेड, व्हिच टू द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट द इशू ऑफ द TDS सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे समझ लीजिए। सब पहले एनुअल इनकम, ये क्या है, सैलरी निकलने के लिए है, मीन्स सैलरी पे यदि आप TDS दे रहे हैं तो फॉर्म 16 इशू होता है। फिर फॉर्म 16A किस लिए इशू होता है, ये नॉन सैलरी वालों के लिए है, जिसको सैलरी इनकम नहीं है, ओके। फॉर्म 16B किसके लिए यूज होता है, ये होता है सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओके। और मंथली किसके लिए होता है, ये रेंट वालों के लिए होता है, सॉरी मतलब कि 16C। अब इसमें सही कौन सा है, तो केवल ये है, एनुअल और क्वार्टरली, ओके। ये जरूरी नहीं है, ये जब सेल होगा तब इशू होगा, और जो रेंट के हिसाब से इशू होगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स समाप्त वाला कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीज बाय इंफॉर्मेशन बाय लॉ। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रवर्तन नहीं रह गया है, मीन्स अनलॉफुल हो गया है, तो वो ये है वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। व्यर्थ, अकॉर्डिंग टू सेल्स गुड एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एज ए गुड। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्सटेंबल क्लेम्स, बुक डेप्ट्स, ये क्या है, ये दोनों आती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, ग्रोइंग क्रॉप्स में। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ये बुक डेप्ट तो यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सटेंबल क्लेम जब आप GST पढ़ेंगे ना तो ये आता है,
गुड्स में। ओके, एक्स11 क्लेम, ये भी ध्यान रख रहिएगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी तो ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस बार हमको सेमेस्टर में पढ़ाना है तो परेशान नहीं होना है, जीएसटी हम पढ़ा ही देंगे। तो उसमें ए बी ध्यान रखें सही है, ए और बी वाला सी वाला ऑप्शन। तो इस बार हमको सेमेस्टर में जीएसटी भी पढ़ाना है तो उसको भी पढ़ा दूंगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे स्टेटिस्टिक्स भी कई साल से पढ़ा रहा हूँ तो उसका भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो देखते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग पोस्टीरियर फॉर फेल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। यहाँ पर जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे आप यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी एस्टीमेट, आर्बिट्रेरी इवेंट्स, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं इसी से बता दे रहा हूँ कैसे कैसे होगा। देखिए पहले क्या होता है कि आप ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी एस्टीमेट करते हैं। ओके, जिसको प्रियर प्रोबेबिलिटीज कहा था, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एक्सक्लूसिव, ये फर्स्ट बार होगा। राइट, पहले ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स अब कंडीशन कौन सी मार रही है उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाया जाता है। ये बेस थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। ओके, बेस थ्योरम कहा जाता है इसको। बेस थ्योरम को भी आएगा तो क्योंकि थोड़ा डिटेल है तो इसको हम बाद में बात करेंगे अलग अलग तरीके से। बेस थ्योरम क्या है और कोई थ्योरम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या है, चाहे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, ये सब चीज़ें नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। उसके बाद क्या होगा, आर्बिट्री इवेंट विच प्रोबेबिलिटी 0 to, ये नहीं है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 पे होगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टू प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशन। तो देखिए प्रायर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दोनों को मिला करेंगे तीसरा पे। ओके, और चौथा पे आर्बिट्रेरी इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 इन विच कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन, ये चौथा पर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पे ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सेकंड पे कंडीशन, फिर दोनों को मिला करके उसके बाद इवेंट देखते हैं कि 0 है, ये क्या है, 0 से अलग है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए और डी सी, बी ए डी सी। ओके, नेक्स्ट है, in the case of consumer equilibrium explained through ordinary approach when there are two commodities with their price given in the limited income of the consumer, the following information is required। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि x गुड्स हो गई, ये y गुड्स हो गई। ओके, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले आप क्या करते हैं, तो पहले प्राइस लाइन बनाते हैं कि इंडिफरेंस में बनाते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजन बिटवीन कैसी इक्विटी ऑफ स्लोप ऑफ ICI बजट लाइन बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्या करते हैं, इंडिफरेंस मैप, ये क्या है, इसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरफेस में इसे प्राइस लाइन बनाएंगे मान लीजिए। ओके, उसके प्राइस लाइन हो गई, पॉइंट ऑफ टेंजन बिटवीन IC एंड बजट लाइन, इक्वलिटी ऑफ द स्लोप EC एंड बजट लाइन। यहाँ पर क्या होगा, बी फर्स्ट पे हो जाएगा, ए बी ए, तो बी ए हो गया, और मान लीजिए बी ए है तो डी और सी। अब स्लोप, अब यहाँ पर क्या मान लीजिए स्लोप, ये IC मान लीजिए कर्व हो गया। ओके, और पॉइंट टेंजेंट बिटवीन IC एंड बजट लाइन, तो IC कर्व हो गया, यह टेंजेंट कर रहा है, तो इसी को ये तीसरा बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा तीसरे पे, ये हो जाएगा चौथे पे। ओके, तो पहला इंडिफरेंस बनाएंगे, दूसरा प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन है। ओके, और जब ये कर है तो IC कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, और जहाँ टच कर रहा है तो टच कर रहा है, लास्ट बता रहा है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बजट लाइन एंड IC कर्व, तो चौथी बात की जा रही है। तो इसी तरह से तैयार होता है। नेक्स्ट है, मैच द कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन विथ कंपनसेशन प्लान। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इजी है, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन है। जैसे पे ऑफ फॉर टाइम नॉट वर्क, तो अगर आप सोचिए काम नहीं कर रहे हैं और आपको पेमेंट दिया जा रहा है, तब क्या होगा, इसका इस मतलब तबीयत खराब है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि छुट्टी पर गए हैं, इस टाइप का तो कुछ होगा, तबीयत खराब होगा या छुट्टी पर गए होंगे तो पेमेंट मिल रहा होगा। तब देखिए इसमें से क्या है, सेविंग प्लान, स्टॉक ऑप्शन, पेंशन, सिक लीव। ये सिक लीव पर है, बीमारी पर है, और बीमार आप हैं तो वर्क नहीं करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। सर्विस एंड परक्यूजिट्स, कोई सर्विस है, परक्यूजिट में बताया था, परक्यूजिट क्या होता है, जो पैसा नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगी। अब देखिए इसमें सुविधा क्या है, सेविंग प्लान, स्टॉक ऑप्शन। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई, अब आगे देख लेते हैं फिर, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्रोटेक्शन क्या है, पेंशन, राइट। इंसेंटिव पे है क्या है,
अच्छा देखिए ये नीचे नहीं पढ़े ना, देखिए परक्यूट्स मील है, लो कॉस्ट मील, मतलब आप कंपनी में काम करते हैं, लो कॉस्ट पर खाना दे जा रहा है, अब पैसा तो नहीं दे जा रहा है ना, सुविधा दे जा रही है ना खाने की, इसलिए परक्यूट्स हो जा रहा है। ओके, प्रोटेक्शन प्रोग्राम होगा। इंसेंटिव पे क्या है, स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन मीन्स जब कर्मचारी को दिया जाता है तो स्टॉक ऑप्शन कहा जाता है, राइट। और डिफर्ड पे मीन्स, डिफर्ड मीन्स आस्थगित भुगतान, ये क्या करते हैं, ये करते हैं सेविंग प्लान्स, कि अगर आज सेव करके रखे हैं तो कल पैसा मिलेगा। जैसे देखते होंगे ग्रेचुटी, तो आप कटाते रहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, वही तो मिलता है बाद में, उसी को डिफर्ड पे कहा जा रहा है। जैसे कि आप ग्रेचुटी कटवाते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे पीपीएफ कटवा रहे हैं पीएफ अकाउंट में, तो वो सब क्या डिफर्ड पेमेंट है, उसी की बात की जा रही है, वो क्या है, एज ए सेविंग प्लान है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर आर नॉट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पूछा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ फर्स्ट लेवल फ्रंट लाइन, जो सुपरवाइजर होता है, जो सुपरवाइजर है वो क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, पूछा ना कि क्या नहीं, टू इंक्लूड विच ऑफ द क्या इंक्लूड है। ओके, टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, तो सही बात है, जो सुपरवाइजर होता है कितना काम करना है डिसाइड करेगा। टू अटेंड ग्रीवांसेज या रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो मान लीजिए कोई ग्रीवांसेज है, शिकायत है, कोई विरोध है, उसको रिजॉल्व करेगा। टू प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस वर्कर्स, तो गाइडेंस और वर्कर भी देगा वो। टू सप्लाई स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड वो रिलेटेड भी करेगा। ओके, तो ये देखिए पहले यहाँ से फर्स्ट लेवल फंक्शन में क्या है ना, ये डिपार्टमेंटल वाला है। ओके, डिपार्टमेंट सब काम करते हैं, तो इसीलिए आल हो जाएगा, ABCD सब काम मैनेजर करेगा ये सब। नेक्स्ट है विच टिपिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस सेज आर यूज्ड बाय द कंपनी, रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, हायर, कंडीशन ऑफर, मोड इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, टेस्ट। देखिए अब इसको समझिए, अब ये गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं सोचना है, प्राइवेट के हिसाब से सोचना है, गवर्नमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। और ये जानते रहिए कि पूरी कॉमर्स प्राइवेट के हिसाब से सोची जाती है। ओके, क्योंकि सरकारी की पढ़ाई नहीं होती है, एडिट कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, सरकारी की कभी नहीं पढ़े होंगे, सरकारी कंपनी सब प्राइवेट के लिए पढ़ा रहा होता है। तो ऐसे भी ये भी सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ना है प्राइवेट के लिए, कंपनी के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पे रेफरेंस चेक हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन ब्लैंक। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन ब्लैंक स्टार्ट करेंगे, पहले ब्लैंक एप्लीकेशन देंगे भरने के लिए, फिलअप, एप्लीकेशन ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इंटरव्यू करेंगे, ये फर्स्ट पे हो गया, स्क्रीनिंग इंटरव्यू करेंगे। दूसरा पे स्क्रीनिंग में जो फॉर्म भर दिए, कौन चाहते हैं कौन नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी इस तरह समझिए लमसम, तो ये दूसरा पे होगा। ओके, हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो गया, यहाँ पर मोर इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पहला टेस्ट होगा तीसरा पे, राइट। उसके बाद क्या होगा, मोर इंटरव्यू, आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ऑफर, सॉरी रेफरेंस चेक, फिर फिजिकल ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। ये दो ही सही हो जा रहा है। देखिए पहला पर क्या करना है आपको, दो ऑप्शन है। पहला पर मैं बताया एप्लीकेशन ब्लैंक करना है, फॉर्म भरवाएंगे, पहले बात तो क्लियर है। तो सी जो होगा, तो सी वाला मान लीजिए ये सही होगा या ये होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू करना होता है, राइट, जी। तो सी के बाद जी, तो इसलिए अब सही हो जा रहा है। तो जो भी HFACBCD, एक बार इसको लिख लीजिएगा इसके सीक्वेंस में, और सीक्वेंस पर लिख करके याद कर लीजिएगा, राइट। तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड टू डिटरमाइन कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए कौन सी मेथड है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड होता है, लिस्ट स्क्वायर रिकॉग्निशन मेथड होता है, एक कंपनी एनालिटिक अप्रोच होता है, ये नॉन पैरामीट्रिक कुछ नहीं होता है। ओके, नॉन पैरामीट्रिक कोई मेथड नहीं है, तो ये तीनों मेथड होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो ABC सही हो जाएगा और सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट दो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टेंडेंसी सुपरवाइजरी रेट और सबऑर्डिनेट लोअर देन हायर हिज परफॉर्मेंस से लोअर किसके द्वारा रहता है, हर्न इफेक्ट में। और इसमें क्या होगा, हेलो इफेक्ट में
कि एक अच्छी चीज़ को देखकर क्रिएट करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स केंद्रीय की कुछ भी करोगे हम देंगे इतना ही। जैसे नहीं होता है कि आप कॉपी चेक कर रहे हैं 100 में तो आप सबको 50-55 दे रहे हैं, ओके, चाहे जितना बार कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी है। क्वांटिटी टेंडेंसी, आप कोई एक पॉइंट निर्धारित कर लिए उसी की द्वारा दे रहे हैं। तो ये सब ये क्या हो जाएगा, हॉर्न इफेक्ट है साहिब। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज द कॉस्ट इक्विटी इज assumed टू इंक्रीज linearly with the leverage, the average cost of capital remained constant with the increase with the leverage। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ओके। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपको समझना है, बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत चीज़ को नहीं समझना है आपको, केवल क्या समझना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, राइट, और इंक्रीज यूजर लिवरेज यूज करते हैं तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो दोनों को, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बता दो, जैसे 3 थ्योरी हैं ऐसे समझिए, एक नेट इनकम अप्रोच, एक ये वाला नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एन, जिसको ओ आई ए कहा जाता है, और ये मोदिग्लानी या मिलर अप्रोच। ये दोनों ऐसे समझिए कि ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे दिए दोनों को लोग डिविडेंड हैं, ओके, ये दोनों को डिविडेंड में होते दिए हैं, लेकिन एक दिए हैं कि फर्म की वैल्यू प्रभावित होती है, ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर से, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर से प्रभावित नहीं होती है। ये भी कहें कि कैपिटल स्ट्रक्चर से प्रभावित नहीं, क्योंकि इनसे गलती हो गई, गलती के सुधार किए, अब ये क्या दोनों एक जैसे हो गए हैं। पहली बात तो मोटी मोटी समझने के लिए अंतर दोनों में है, ऐसी नहीं है कि दोनों एक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट दोनों का एक है। जैसे कांस्टेंट है, स्थिर की बात की जा रही है, इसका मतलब स्थिर है कि जो है ना, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट इंक्रीज यूज ऑफ लेवरेज, लीवरेज बढ़ाएंगे तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, ओके, क्योंकि लीवरेज बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से इक्विटी की रिस्क बढ़ा जाएगा, इसलिए कांस्टेंट कर देता है उसको। जब एडिशनल पढ़ेंगे जानते हैं, एक क्लास पे इस पर, एक क्लास इस पे, एक क्लास इस पर है, तो इस टाइप का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो कभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना जानते रहिए। ये कांस्टेंट के दोनों लोग बात करते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कहते हैं प्रभाव पड़ता है, ओके, इसलिए प्रभाव न पड़ने वाला रखा गया है कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट शब्द इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्या है, पैसेज है, पैसेज को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ओके, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दोबारा तो आना नहीं है इसको, तो आप लोग बढ़िया से उसको पढ़िएगा। अगर आप लोग चाहते होंगे इसको पढ़ा दिया जाए तो उसको अलग से कुछ मिनट वीडियो बनाकर मैं पढ़ा दूँगा, ओके, लेकिन इसका आई थिंक मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। और ये बहुत लीड वाला क्वेश्चन है, जो कम से 10 क्वेश्चन में 7-8 सही कर लेगा, 8-9 तक, तो बहुत लीड कर जाएगा, ओके। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो कम से कम लाइक कर दीजिए, ओके। चलते हैं, यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।